बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 23 मार्च और दिन है इतवार का। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तमाद पूरा जोर लगाया जा रहा है इसे कामयाब बनाया जाए, और हुकूमत की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि उन तमाम लीगल ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। मीटिंग्स भी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर दूसरी जो महाज हैं सियासत के वो भी अब खुल चुके हैं। इत्तेहादियों की सियासत, मुनहरिफ अरकान की सियासत, और पाकिस्तान के वो किरदार जिन्होंने हमेशा फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़ुबान अपनी इस्तेमाल की, आज वो दोबारा चाहते हैं कि उन्हें उनकी बात को भी मान लिया जाए और उन्हें कबूल कर लिया जाए। ये सब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। और फिर लंदन से एक बात ये भी कही जा रही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे, ऐलान कर दिया जाएगा। और इस वक्त हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये गुफ्तगू सिर्फ ऐलानात की हद तक नहीं होगी, बल्कि इसमें एक संजीदगी नज़र आती है। क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तस्वुर किया जा रहा है अगर बन जाती है तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। टाइमिंग इसकी हर चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। एक साल पहले काबिल मुसावी साहब ने जो कुछ कहा, सबूत मौजूद है। एवन फील्ड के हवाले से $1 बिलियन अकाउंट के अंदर पैसे कहाँ से आए। शरीफ झूठ बोलते हैं, परले दर्जे के झूठे हैं, बातों को ट्विस्ट करना जानते हैं। और हमारा ब्रॉडशीट का फैसला जो आया, इसके तनाजुर में ये हम नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ साहब बरी हो गए उन तमाम इल्ज़ामात से। 200 लोगों की लिस्ट हमारे पास मौजूद थी। नैब क्या करता रहा, हमारे नामों को उस लिस्ट के अंदर से कैसे निकालते रहे, ये काबिल मुसावी ने पहले दिन से बात कही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सियासत के अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान जाने के हवाले से गुफ्तगू, और फिर काबिल मुसावी का ये बयान आना कि मैं नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी काबिल मुसावी से तकरीबन 1.5-2 घंटे मुलाकात कल हुई, और इस मुलाकात के अंदर मैंने बहुत सारे सवालात उनसे, एक जो आपने टेलीविज़न के ऊपर देखे, चैनल के ऊपर आपने सुने, कुछ ऐसे सवालात थे जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई। खैर वो मुनासिब नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन हमारे पास जो इतलात आ रही हैं और जो मैंने अब काबिल मुसावी को इस हवाले से हम उनसे पूछेंगे भी। पाकिस्तान के अंदर एक सहाफ़ी ने, यानी पाकिस्तान का जो टेलीविज़न है उसमें से एक सहाफ़ी ने काबिल मुसावी को अप्रोच किया है। इतलात के मुताबिक नैब के किरदार के हवाले से मुकम्मल तौर पे ब्रीफ किया गया। सोर्स हमें ये बताते हैं। काबिल मुसावी ने फिर सोर्सेस से पूछा कि ठीक है, आप इंफॉर्मेशन दें, हम उसके ऊपर परस्यू करेंगे। और नैब जो कुछ करता रहा शरीफ ख़ानदान के हवाले से, इस तनाजुर में मैं फिर अपना फ़ैसला करूँगा। काबिल मुसावी सोर्सेस ये बताते हैं कि जब काबिल मुसावी को ये पता चलता है कि नैब क्या करता रहा, तो सोर्स के मुताबिक काबिल मुसावी हैरान हो गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं फिर अपने उन तमाम मेरी जो इन्वेस्टिगेशंस थी और जो मेरा बयान था ख़ानदान ने शरीफ के लिए, हाउस ऑफ शरीफ के लिए, मैं उसे वापस पीछे हट जाता हूँ। तो सहाफ़ी ने कहा कि क्या आप ये बात कैमरे पर कहेंगे। उस पर काबिल मुसावी साहब राज़ी हो गए और फिर उन्होंने बात कैमरे पर की, मीडिया को ब्रीफ किया, बताया कि मैं नवाज शरीफ से माफ़ी मांगता हूँ। और एक टेलीविज़न चैनल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर कुछ मखसूस टेलीविज़न चैनल्स हैं जहाँ पे आपको ये खबर नज़र आएगी। बाकी दीगर चैनल्स जो हैं वो काउंटर कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या हुआ। काबिल मुसावी साहब की गुफ्तगू 1.5-2 घंटे जो मेरे साथ हुई, मैंने एक चीज़ व्यूअर्स अखज़ की है इस पूरी प्रैक्टिस के बाद, 1 साल पहले का काबिल मुसावी और आज का, कि काबिल मुसावी की गुफ्तगू के अंदर एक नहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं। काबिल मुसावी की गुफ्तगू, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं देती। और अगर आप उस इंटरव्यू में देखें, मैंने उनसे सवाल किया कि 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने उस बयान से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आपका बयान सियासी नहीं हो सकता। आप एक इन्वेस्टिगेटर थे, आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपने टारगेट्स को चेक करना था, ढूंढना था, लूटी हुई दौलत के बारे में सुराग लगाना था। तो 1 साल में ऐसा क्या हुआ? काबिल मुसावी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। काबिल मुसावी बार बार ये कहता रहा कि हमें मिसगाइड किया गया। मैंने फिर भी ये पूछा कि अगर आपको मिसगाइड किया गया था तो फिर क्या आप नैब की लीड पर चल रहे थे, उन्होंने आपको डायरेक्शन दी और आप चलना शुरू कर दिया आपने, तो फिर ब्रॉडशीट की क्या इनपुट थी? ब्रॉडशीट ने किस नौयत की इन्वेस्टिगेशन की, जिस पर काबिल मुसावी के पास के कोई जवाब नहीं था और बार बार वो बात को स्पिन करता रहा। फिर ये भी सवाल किया गया कि अगर
ایک سال جب آپ نے یہ انٹرویو دیا اس کے بعد کیا آپ نے کوئی اپنی پرائیویٹ انویسٹیگیشن بھی کی جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ فورینزک انویسٹیگیشن کی. اب یہ فورینزک انویسٹیگیشن کس کے کہنے پہ ہوئی؟ کیا وہ انڈیپینڈنٹلی یہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے؟ اور فورینزک انویسٹیگیشن فائنینشیل انویسٹیگیشن فورینزک انویسٹیگیشن کی بات کر رہا ہے، چونکہ یہ اکاؤنٹس جن کے بارے میں چیک کیا جانا تھا یہ کہاں پر موجود ہیں، کس ملک کے اندر موجود ہیں، اور کیا ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی چٹھی لکھی گئی، کس کو لکھی گئی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کاوی مساوی کے پاس جواب نہیں ہے. پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کیا خطوط جو آپ کی کورسپونڈنس ہو رہی ہے یا پھر آپ کے پاس دستاویزی جو ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے آج نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دی ہے کہ آپ وہ میڈیا کے سامنے پبلک کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یس آئی ڈو ہیو دا ریکارڈز، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر یہ بھی ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نیب کی جو نیب ہے اس کی کہیں آربیٹریشن چل رہی ہے لندن کی کسی عدالت کے اندر. یہ بھی ہمیں سورسز نے بتائی بات. اب اس میں بات کتنی سچی ہے میں نے 2-3 لوگوں سے پاکستان کے اندر پوچھنے کی کوشش کی لیکن کسی نے اس چیز کو کنفرم نہیں کیا. اور اب ہم آ جاتے ہیں اس صحافی کی طرف. ہمارے سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے کاوی مساوی سے رابطہ کیا انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا ہے لندن کی ایک عدالت کے اندر، اور اس میں وہ انفارمیشن بھی جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ دی ہے. اب یہ صحافی کون ہے اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر میڈیا کے ذریعے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. خواجہ آصف کو میں ابھی بیٹھا ٹیلی ویژن کے اوپر سن رہا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاستدان سوشل میڈیا کے اوپر رلائی کرتے ہیں. آج پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی بھی ملاقات ہوئی ہے سوشل میڈیا کے بہت سارے صحافیوں کے ساتھ، اور پھر اس سے پہلے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خط ابھی لکھا نہیں گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، لیکن باقاعدہ یہ خبر ضرور آئی، لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ ایک سینئر موسٹ جج کو اس بینچ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک خط جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا. یعنی آپ نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا، ہو جاتے ہیں اپنے آپ ہی ہو جاتے ہیں. پھر عمران خان جب سیڑھیوں پر جو سلامی کا چبوترا تھا وہاں پہ جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہاں پر ہوا، اگر آپ نے آج 23 مارچ کی اپڈیٹ کو فالو کیا ہو تو باقاعدہ اشارہ کیا گیا جب وہ اپنے اسپاٹ کو مس کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے، تو پھر اوبیسلی اس کے اوپر بھی بحث شروع ہو گئی. تو سوشل میڈیا کے اوپر ریلائی کیا جا رہا ہے. کاوی مساوی صاحب کی جہاں تک خبر کا تعلق ہے اس پر ڈیٹیل ایک میں نے کوئی 50 کوشچنز ریز کیے ہیں جس کا جواب کاوی مساوی صاحب کو دینا ہوگا. اگر نہیں ہے تو پھر ان کے پیاروں کو دینا ہوگا جو آج انہیں اپنے ساتھ شامل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ ویورز میں نے 360 اتنا بڑا یو ٹرن کسی کو زندگی میں لیتے ہوئے نہیں دیکھا. سیاستدان لے لیتے ہیں لیکن کوئی انویسٹیگیٹر یہ کہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی الارمنگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کاوی مساوی کے حوالے سے اگر یہ باتیں درست ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اتنے برس پاکستان کی حکومت کو اندھیرے میں رکھا، جھوٹ بولتے رہے، اور اس جھوٹ کے بدلے میں انہوں نے پاکستان کی ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے اسے حاصل کیا. اور یہ ایک ڈاکہ ہے پاکستان کی عوام کے حق کے اوپر جس کا آج بہت ہی تسلی کے ساتھ سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے. اگر پیپلز پارٹی کام کرتی، نون لیگ کام کرتی تو بہت پہلے ہی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی جو آج ہمیں نظر نہیں آتی. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کاوی مساوی نے یہ بھی بتائی کہ آج بھی ان کا کانٹریکٹ انٹیکٹ ہے. اس کے اوپر حکومتی لوگ جواب دیں گے. ان سے میں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر یہ انٹیکٹ ہے تو کن گراؤنڈز کے اوپر کاوی مساوی کا کانٹریکٹ انٹیکٹ ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا میٹر چل رہا ہے. یعنی میٹر چلنے سے مراد یہ ہے کہ 200 لوگوں کی جو ٹارگٹ کی لسٹ تھی یہ آج بھی ایکٹیو ہے اور ہم ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. کاوی مساوی صاحب کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لیکن ایک بات تو سچ ثابت ہو گئی کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ کسی کو بھی آپ خرچ کریں تو لوگ کہیں سے کہیں جا کر اپنی جو پوزیشن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. دس از ناٹ الزام آن کاوی مساوی، میں ایکیوز نہیں کر رہا، میں صرف پیسے کی اہمیت اور پیسے کی طاقت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ویورز اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو خط لکھا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، چونکہ میں نے حوالہ دے دیا اور مجھے کسی دوست نے بھی کہا بہت پیارے آسٹریلیا سے، انہوں نے کہا کہ آپ یو نیڈ ٹو ورک آن یور آرٹیکولیشن. آپ بات کرتے کرتے لیفٹ رائٹ پہ ہو جاتے ہیں چونکہ اتنی ساری انفارمیشن ہے
मैं कोशिश करूंगा कि हम टॉपिक पे रहें और फिर जो रिवील आपके सामने इंफॉर्मेशन करें वो एक सीरीज के अंदर करें। कमिंग बैक टू रेफरेंस, खत लिखा गया है जस्टिस काजी फैज ईसा की तरफ से। वो ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से तश्कील दिए गए लार्जर बेंच पर हैरानी का इजहार किया गया। जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कहा गया कि पिटीशन, बार की पिटीशन और सदाती रेफरेंस यकजा करके मामले पर खत लिखा गया। वो ये कहते हैं कि लिखे खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार के हफ्ते के रोज दरखास्त की समाअत में सदाती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया। हैरान हूं कि जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन और सदाती रेफरेंस को इकट्ठा करके नहीं सुना जा सकता। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अब से पहले ही हामिद मीर के प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि किया जा सकता है, नज़ीरें मौजूद हैं, लेकिन जो तरीकाकार जस्टिस काजी फैज ईसा की तरफ से अपनाया गया एक ओपन लेटर लिखना, इसका ये तरीकाकार नहीं है। इंतहाई सेंसिटिव मामला है, इंतहाई सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, ये नहीं ऐसा उन्हें करना चाहिए था। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि हर ताकतवर इंसान ने, हर ताकतवर ओहदेदार ने अपनी सोशल मीडिया की एक टीम रखी हुई है। ये मैं नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में लोग ये बात कर रहे हैं, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो कोई और हो, शख्सियत हो, वो पहले से एक माहौल बनाना शुरू कर देंगे। फौज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इसकी जो है वो जिंदा मिसाल है आपके सामने। एक हवा बनाई जाती है और फिर उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। दरखास्त 184/3 के इख्तियार समाअत में सुनी जा रही है। और उन्हें ये भी गिला किया, जो सबसे ज़्यादा उन्हें दुख है इस बात का, बहुत दुख है, जस्टिस काजी फैज ईसा बहुत दुखी हमें इस खत में नज़र आए और उनको जो मकाम मिलना था उनके मुताबिक नहीं मिला। बहुत अफसोस की बात है और उन्हें उनका मकाम मिलना चाहिए, उस वक्त मिलना चाहिए, इन माय हम्बल ओपिनियन, बिकॉज मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ। मुझे इन अदालतों से कभी इंसाफ नहीं मिला। एक बतौर आम पाकिस्तानी तमाम तर तवज्जो अगर आप लॉर्ड जुडिशरी पे लगाएं, इनफैक्ट लड़ने की बजाय, तो शायद पाकिस्तान का जो नंबर है दुनिया भर में ये नहीं होगा। और आई हैव नो हेसिटेशन टू से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। यही इख्तियार आम बंदे के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, यही इख्तियार कहा जाए कि लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता, यही इख्तियार उस शख्स के लिए भी शायद इस्तेमाल किया जाए जो शादी हॉल में मर गया, तो शायद पाकिस्तान के हालात दोस्तों मुख्तलिफ हो जाएंगे। यही हालात जो हैं, एक फोर्स कन्वर्जन का जो केस सामने आया, उस बच्ची के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो शायद हालात जो हैं मुख्तलिफ हो जाएं, लेकिन नहीं होगा। इख्तियार ये इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूर होगा क्योंकि मामला सेंसिटिव है, हुकूमत जाने का, हुकूमत बनाने का। तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कहते हैं कि मैं टॉप ऑफ द लिस्ट सीनियरिटी में था, तो 5वें, 6ठे, 7वें जो लोग थे उनको क्यों शामिल किया गया। अब मामला सीनियरिटी का, उन्हें इसके ऊपर दुख का उन्होंने इजहार किया है। व्यूअर्स, आपको ही बता दें, खान साहब ने कमिंग बैक टू तहरीक अदम एतमाद, खान साहब ने सरप्राइज़ देने का ऐलान किया है एक दिन पहले। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इत्तेहादियों के हवाले से कोई अच्छी नहीं है, हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन खान साहब डटे हुए हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी सूरत भी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बल्कि घर चला जाऊंगा, हुकूमत जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं करूंगा। हमारी इतलात के मुताबिक एक बाकायदा ये भी एक प्रपोजल दी गई है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कि वो सहूलतकार इन अ वे इस सिचुएशन के हवाले से बन सकते हैं कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक अफ़ाम व तफ़हीम की फ़ज़ा पैदा की जा सके। क्योंकि कोई इसको तसव्वुर करे या ना करे, पाकिस्तान के ताकतवर हलके इसको तसव्वुर करें इस बात का या ना करें, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा इस मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में। और अगर हालात काबू ना हुए तो आप देखेंगे कि इकॉनमी भी तबाह होगी, हमारे इंटरनल हालात का जो असर है वो पाकिस्तान में इंटरनेशनली क्या पड़ता है वो भी आपको बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा। और ये भी बड़ी हैरानगी की बात होगी कि जब मुल्क उन लोगों के पास जाएगा जो बड़े फ़ख्र से अपने केसेस का फ़ैसला नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो, वो मुल्क क्या होगा। जिन लोगों ने इतने बरस इस कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, वो अब इस हुकूमत को गिरा कर क्या कोई दूध की नहरें इस मुल्क में बहने लगेंगी, ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। अदालतों में फ़ैसले होंगे, अदालतों में जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तैयार है, और दूसरी तरफ आवाम से राब्ता जो है वो बहाल किया जाएगा। और तीसरी चीज़ इस पर इस वक्त खान साहब की तवज्जो है कि लोगों को वापस लाया जाए और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो गए उनको मनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है और जिस पे खान साहब को अब सोचना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हार्ड कोर वर्कर था और हार्ड कोर
رکن ہے اس کے اوپر اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ صرف کی جائے، اور یہ مانگے تانگے کی جو سیاست ہے جو ہمیشہ چند لوگوں کے ارد گرد، اب دیکھیں 15-20 لوگ اگر چلے جاتے ہیں، یہ اتحادی اب علیحدہ ہو گئے، تو پھر کیا فائدہ کہ آپ کو ہر وقت خطرہ لگا رہے، آپ بلیک میل ہوں، لوگوں سے اپنی مرضی کے فیصلے نہ کر سکیں، دلیر فیصلے نہ کر سکیں، تو آپ کو پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ خان صاحب کسی چیز پر کمپرومائز کریں۔ اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ چوروں ڈاکوؤں سے بیٹھ کر حکومت جو ہے ان کے ساتھ نہیں چلائی جا سکتی۔ کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔